हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक डाउटनेट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अपने अगले अध्याय की तरफ बढ़ चुके हैं। जी हाँ बच्चों, फटाफट से आजिए। और आज का जो अध्याय है भैया अर्धनारीश्वर। जी हाँ, क्या है? अर्धनारीश्वर। दिगंत भाग 2 बिहार बोर्ड की हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और भैया अर्धनारीश्वर जिनके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ बच्चों, तो भाई आज हम इस पार्ट की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे, कृपया करके पेन के साथ बैठो और कॉपी के साथ बैठो। होता क्या है कि भाई स्टार्टिंग में अगर आप पेन और कॉपी के साथ अगर आप ऐसी आदत डालते हो, कोई भी वीडियो देखो और किसी भी क्लास को देखो, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आपने क्या करना है, एक ऐसी आदत बनानी है कि भैया पेन और कॉपी के साथ बैठना है। इससे होता क्या है कि भाई जो टीचर पढ़ा रहा होता है, आपके शॉर्ट नोट तैयार हो रहे होते हैं। और जब आपके शॉर्ट नोट तैयार हो रहे होते हैं, ये परीक्षा में बड़े काम आते हैं। क्लियर हो गया? लिखने से आपकी सुंदरता में, लिखावट में जो है सुंदरता आती है, इसके आपको अलग से अंक मिलते हैं। टीचर खुश होकर नंबर देता है। क्लियर है? और सबसे बड़ी चीज़ है स्पीड। जी हाँ, इस स्पीड के अभाव में अक्सर बच्चे क्या किया करते हैं कि अक्सर बच्चे जो हैं वो प्रश्न छोड़ दिया करते हैं। क्लियर? जब प्रश्न छोड़कर आओगे तो 95 प्लस नंबर पाने का जो सपना है वो आप कहाँ से पाओगे। क्लियर? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समय से पहले अपने प्रश्नों का हल करना है, जिसके लिए आपको स्पीड की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि भाई आगे चल के जब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे, कंपटीशन की तैयारी करोगे, तो आपको बहुत लिखना पड़ेगा। जी हाँ बच्चों, तो आज से अभी से ये आदत डालो, वरना आगे चल के भाई बहुत पछताना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलो भाई, तो पाठ की शुरुआत कर देते हैं। एक बार देखते हैं कि भाई हम लोग क्या अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज करेंगे लेखक के जीवन परिचय से आपको अवगत कराएंगे। जी हाँ भैया, लेखक का जीवन परिचय बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपनी हर क्लास में बताता हूँ, जितना ज़रूरी पाठ उतना ही ज़रूरी लेखक का जीवन परिचय। क्लियर है? क्योंकि 100% यानी कि 100% एक जीवनी आती है, किसमें? परीक्षा में। जी हाँ, और जीवनी आप तभी लिख पाओगे जब आप लेखक के जीवन परिचय से रूबरू हो जा पाओगे। क्लियर है? तो लेखक, लेखिका, कवि, कवित्री के आपको इनके जीवन परिचय से आपको पता होना चाहिए कि भाई इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, शिक्षा, दीक्षा, माता का नाम, पिता का नाम। क्लियर हो गया? ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पुरस्कार, कौन कौन सा सम्मान, ये सब जीवनी के अंदर आते हैं। साहित्य में इनका क्या योगदान, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब करेंगे इसके बाद पाठ का सारांश, कुछ प्रश्न और उत्तर लेंगे, साथ में बहुवैकल्पिक जो प्रश्न हैं उन पर भी प्रकाश डालेंगे। चलिए ठीक है, चलें भाई आगे बढ़े। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। तो भाई राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908। इस डेट को याद रखना, क्योंकि भाई जन्म का वर्ष जरूर पूछा जाएगा। 1908 में ये पैदा हुए थे। बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में सिमरिया नामक स्थान पे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहाँ पर पैदा हुए थे? बिहार राज्य में बेगूसराय जिला पड़ता है और सिमरिया नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम था रवि सिंह। माता का नाम याद रखो, पिता का नाम याद रखो। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन तो ऐसे बन जाते हैं। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव वाले। इनकी पत्नी श्यामवती देवी थी और इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास के इलाके में ही हुई थी। अक्सर आपने देखा होगा पहले क्या होता था, दूर दूर स्कूल हुआ करते थे, इतनी सुविधाएं वगैरह नहीं हुआ करती थी। लेकिन पढ़ने वाला व्यक्ति जो है, आपने इतिहास उठाकर देखो, जितने भी वेल एजुकेटेड लोग होंगे वो 20-20 किलोमीटर 33 किलोमीटर पढ़ने जाया करते थे। क्लियर है? जाते थे हायर स्टडीज़ के लिए लोग, आगे बहुत दूर दूर तक जाया करते थे। आजकल तो बहुत सारी सुख सुविधाएँ हैं। क्लियर है? एक ज़िले में पता नहीं कितने सारे स्कूल होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। क्लियर? तो शुरुआत में इन्होंने अपने इलाके में ही इनकी पढ़ाई हुई, गांव के आसपास। और इन्होंने 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया और 1932 में ये पटना कॉलेज से इतिहास विषय में बीए ऑनर्स किया। क्लियर है? बीए ऑनर्स हिस्ट्री में इन्होंने किया था। क्लियर हो गया? सन 1925 में इनकी पहली कविता छात्र सहोदय, कौन सी? छात्र सहोदय में ये
प्रकाशित हुई और इसके अतिरिक्त भी इनकी कई रचनाएं छात्र जीवन के दौरान ही प्रकाशित हो गई थी, क्योंकि शुरुआत से ही इनको लिखने पढ़ने का बड़ा शौक था। कि छोटी छोटी पत्रिकाओं में लेख लिखा करते थे, पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख छपा करते थे, कविताएं जो हैं वो छपती थी। और उस दौरान जो लेख कवि प्रकाशन के उस दौरान के बाद अगर बात करी जाए तो अगर किसी की छोटी सी कविता भी प्रकाशित हो जाती थी तो जिले में नाम हो जाता था, वही उस गांव का व्यक्ति है ना, इस कविता के साथ साथ जो लेख के साथ साथ क्या हो रहा है, प्रगति कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर है। 21 वर्ष की अवस्था में इनकी पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई। क्लियर। अध्ययन प्राप्त करने के बाद इन्होंने HE स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक का पद ग्रहण किया। क्लियर हो गया भाई, ये प्रधानाध्यापक के पद पर पहुंचे और इसके बाद वे सब रजिस्ट्रार नियुक्त किए गए और फिर जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर बन गए। क्लियर है। बिहार विश्वविद्यालय में ये हिंदी के प्रोफेसर नियुक्त हुए और बाद में वे भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के रूप में भी प्रतिष्ठित हुए। क्लियर है। भागलपुर यूनिवर्सिटी जो है बड़ी ही नामी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर उपकुलपति के रूप में इन्होंने पदभार संभाला और वहीं इन्होंने हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। क्लियर हो गया। वे राज्यसभा में भी सांसद रहे। क्लियर है। बहुत कम लोगों को पता है कि भैया ये राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। क्लियर है। और सरकार की कुछ कहते हैं कि सरकार के पास कुछ ऐसे अधिकार होते हैं कि मनोनीत सदस्य के रूप में, यानी कि जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक कुछ अलग किया हो, है ना, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल जगत में हो, चाहे वो फिल्म जगत में हो, तो वहाँ से सरकार चाहे तो वही चुने हुए लोगों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करती है। तो भाई इनके जो कार्यों को देखते हुए, इनके ज्ञान को देखते हुए, इनके द्वारा हिंदी के प्रति प्रोत्साहित करने की ललक को देखते हुए सरकार ने इनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। के लिए राज्यसभा सांसद बने और इन्हें संस्कृति के 4 अध्याय, किसके, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी एवं उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा कि भाई बताओ साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें कौन सी उसके लिए मिला। तो ये संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी के लिए इनको मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्लियर हो गया। वहीं इन्हें पद्म भूषण एवं अन्य कई अलंकरणों से भी सम्मानित किया गया। पद्म भूषण जो पुरस्कार है वो इनकी योग्यता में 4 चांद लगा देता है। इनकी पठन को देखते हुए, इनकी उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। इनकी श्रेष्ठ रचनाओं के कारण इन्हें राष्ट्र कवि कहा गया और राष्ट्र कवि का दर्जा ऐसे ही नहीं मिल जाता है। इसका मतलब इन्होंने कुछ उत्कृष्ट कार्य किए होंगे अपने इस क्षेत्र के अंदर, तभी इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त किया। एक से एक जो है काव्य कृतियाँ हैं, जो है इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो भैया राष्ट्र कवि का दर्जा इनको प्राप्त है और साहित्य के इस पुरोधा का जो निधन है वो 24 अप्रैल 1974 को के दिन हुआ, जो साहित्य तथा देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी जो कभी पूरी नहीं की जा सकती। क्लियर है। चलो, तो मृत्यु का वर्ष भी याद रखना कि कब इनकी मृत्यु हुई, कब इनका जन्म हुआ। क्लियर। किनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी कृति के लिए मिला, तो भाई उर्वशी के लिए मिला। क्लियर है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला, तो भैया संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला। ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। एग्जाम में आ सकता है। बात रचनाओं की करते हैं, हेडिंग बनाना और हेडिंग के साथ साथ लिखना कि भाई रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी, तो काव्य कृतियों की अगर बात करी जाए तो प्रणभंग, कौन सी, प्रणभंग जो 1929 में प्रकाशित हुई। क्लियर है। रेणुका 1935 में आई। इसी के साथ हुंकार 1938 में प्रकाशित हुई। रसवंती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में। यहाँ पर सन यानी कि कौन सी कृति जो है इनकी कौन से सन में प्रकाशित हुई वो सब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पूछ लिया जाएगा। कुरुक्षेत्र बताइए कौन से सन में प्रकाशित हुई, तो वो आपने बता देना है 1946 में। प्रणभंग पूछ लिया तो 1929 में। क्लियर है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। रश्मि रथी कब, 1952 में प्रकाशित हुई, आज़ादी के बाद। क्लियर है। चलो, नील कुसुम ये 1954 में। इसी के साथ उर्वशी
उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उर्वशी कब प्रकाशित हुई? उर्वशी 1961 के अंदर। परशुराम की प्रतीक्षा 1963। एक से एक कृति, एक से एक रचना। कोमलता और कवित्व जो है वो 1964 के अंदर प्रकाशित हुआ। इसी के साथ हारे का हरिनाम 1970 के अंदर ये क्लियर हो गया। अब ये क्या थी? काव्य कृतियाँ थी। अब इसी के साथ गद्य कृतियों की बात करिए। गद्यांश में इसमें मिट्टी की ओर, ये 1946 में क्लियर है। इसी तरीके से अर्धनारीश्वर 1952, जिसकी अभी हम बात करेंगे, क्लियर है, 1952 में प्रकाशित है। संस्कृति के 4 अध्याय, ये 1956 में। इसी के साथ साथ काव्य की भूमिका, ये 1958 में। वट पीपल, ये 1961 के अंदर। और शुद्ध कविता की खोज, ये 1966 में प्रकाशित हुई। ठीक है। दिनकर की डायरी ये 1973 में प्रकाशित हुई। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये इनकी कुछ रचनाएं और कृतियां हैं जो प्रमुख रूप से आपको याद रखनी चाहिए। क्लियर है। यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन भी आ जाएंगे, यहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा, इनकी कृति दे दी जाएगी, बता दी जाएगी, पूछा जाएगा कि भाई कौन से सन में प्रकाशित हुई, या फिर पूछ लिया जाएगा कि भाई इतने सन में इनकी इस सन में इनकी कौन सी कृति प्रकाशित हुई थी। क्लियर। गद्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं और काव्य कृतियाँ कौन कौन सी, ये सब हमने आपको यहाँ पे बताया। और यहाँ से 100% अगर बात करी जाए, 100% जो है वो क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बार बार बताता भी चल रहा हूँ। क्लियर है। 100% क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो जीवनी के रूप में हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो। 100% क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट से। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया बात। चलो भाई आगे बढ़ें। चलो साहित्यिक विशेषताओं की बात करेंगे। तो भाई राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जितने बड़े कवि थे उतने ही श्रेष्ठ गद्यकार भी थे। क्लियर है। कवि के रूप में इनकी पहचान है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही श्रेष्ठ गद्यकारों में इनकी गिनती होती है। उनके गद्य में भी काव्य के अनुरूप ही ओज था, पौरुष था तथा उत्साह दिखाई देता था। और ये छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। क्लियर है। छायावाद के बाद छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि थे और उन्होंने प्रबंध, मुक्तक, गीत प्रगीत, काव्य नाटक आदि अनेक काव्य शैलियों में उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की हैं। क्लियर है। इसी के साथ गद्य के क्षेत्र में दिनकर जी ने कई उल्लेखनीय कृतियां दी हैं जो उनके युग की उपलब्धि मानी जाती है। उनके युग की एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। क्लियर। उनके गद्य में विषय वस्तु और शैली की दृष्टि से पर्याप्त वैविध्य है और साथ ही उनके व्यक्तित्व का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसी के साथ जीवन परिचय होता है समाप्त। अब ये जीवन परिचय आपको याद रखना है भाई, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन सी कृतियाँ हैं, इनके माता का नाम, पिता का नाम, शिक्षा, दीक्षा, पुरस्कार, सम्मान, ये सब आ गया। हाँ, साहित्यिक योगदान, ये सब आपका एक जीवनी के अंदर आ जाता है। क्लियर हो गया, जीवनी आपकी कंप्लीट। इसी के साथ अब हम पाठ के सारांश पर चलेंगे, यानी कि अर्धनारीश्वर पाठ का करेंगे, है ना, सारांश। यानी कि पाठ आखिर कह क्या रहा है। कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक नारी को आज के समाज में अगर देखा जाए तो बड़ा ही अभी भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां महिलाओं को उस दृष्टि से नहीं देखा जाता, वो सम्मान नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं कवि के अंदर जो है वो क्षोभ है, बड़ा ही उन्होंने प्रकट किया है अपने इस दुख को। क्लियर है। चलो, तो राष्ट्र कवि दिनकर अर्धनारीश्वर निबंध के माध्यम से ये बताते हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान हैं। क्लियर है। ऐसे ही राष्ट्र कवि नहीं बोला गया इनको। क्लियर है। राष्ट्र को इन्होंने बहुत कुछ दिया है अपनी कविताओं से। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अपनी रचनाओं से, अपनी कृतियों से बहुत कुछ दिया है, राष्ट्र को समर्पित किया है इन्होंने। और कितनी बढ़िया बात कही है इन्होंने कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान है। क्लियर है। नर और नारी यानी कि लड़का और लड़की, लोग लिंग भेद जो करते हैं ना, उस पर इन्होंने कटाक्ष किया है कि भाई लड़का और लड़की दोनों समान रूप से, यानी कि नर नारी जो हैं
उनमें किसी भी प्रकार का हमको भेद नहीं करना चाहिए। क्लियर है? दोनों ही पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अब एक व्यक्ति के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, ये ध्यान में रखना। आपने देखा होगा अक्सर हाई सोसाइटी, क्या मैं कहता हूँ समाज के अंदर, क्योंकि समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अगर कोई लड़का लड़की वाले कार्य कर रहा है तो कहते हैं अरे यार ये लड़कियों वाले काम कर रहे हैं, है ना। यानी कि नर के अंदर अगर आप स्त्री वाले अगर कार्य करते हो तो सिंपल सी चीज़ है, आप क्या कर रहे हो भाई, नारी का सम्मान होना चाहिए, नारी को वह अपोट की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि ये लड़के का काम है, ये लड़की का काम है, लड़का लड़की का काम नहीं कर सकती और लड़की लड़के का काम नहीं कर सकती, ये कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर आपने घर में अगर मान के चलिए कि आपने अभी घर के अंदर हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी पत्नी हैं, क्लियर, अगर मान के चलो अब एक विडंबना बना लिए इस समाज ने कि भाई घर के बर्तन स्त्रियां ही धोएंगी, है ना, पुरुष घर के बर्तन नहीं धो सकता। अरे भाई क्यों नहीं धो सकता? और अगर पुरुष ने बर्तन धो दिए तो कोई भूचाल आ जाएगा क्या? क्लियर है ना। आज के सभ्य समाज के अंदर नारियों को क्या घर के अंदर कैद कर, आज भी बहुत सारे ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति हैं जो लेडीज़ों को क्या, औरतों को घर के अंदर रखना पसंद करते हैं। क्लियर, उनका कहना है कि भाई घर का काम करना एक काम, महिला का काम है घर का कामकाज करना और पुरुष का काम है घर के बाहर नौकरी पेशा संभालना। लेकिन आज की डेट में नौकरियां लड़कियां भी कर रही हैं, स्त्रियां भी कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या गलत है? नहीं ना। तो यानी कि लड़का और लड़की समान अवसर व्याप्त हैं। आजकल हर फील्ड में स्त्रियां जो हैं आगे हैं और कहीं कहीं तो ऐसे क्षेत्र में हैं जहां लड़कों को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। क्लियर, ये बड़े ही प्राउड मोमेंट है, बड़ा ही गर्व की बात है। इसमें बिल्कुल भी सकुचाने और विचारने और हीन भावना की बिल्कुल भी इसमें वो नहीं होनी चाहिए। ये नारियां जो हैं वो देश का भविष्य हैं। क्लियर है। और अर्ध नारी अगर बात करी जाए तो सीधा हमारे मन में एक दृश्य जो है वो है भगवान शिव, अर्धनारीश्वर, यानी कि आधा नारी का रूप और आधा पुरुष का। क्लियर है, आधा पुरुष और आधा नारी यानी अर्धनारी बने हुए भगवान शिव से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। क्लियर है, इससे पता चलता है कि इंसान जो है बिना स्त्री के अधूरा है। क्लियर है, अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादाहीन नहीं होती बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि हो जाती है ना। यानी कि भगवान शिव सती के बिना अधूरे हैं। यानी कि नर के अंदर अगर स्त्री के जो भाव अगर आ जाएं, यानी कि गुण आ जाएं, तो इससे वो हीन भावना नहीं, यानी कि उनकी मर्यादा जो है वो कम नहीं होती है, उनके पौरुष में चार चांद लग जाते हैं, बढ़ोतरी हो जाती है। क्लियर है, वृद्धि हो जाती है। दिनकर को एक कोई रूप कहीं देखने को नहीं मिलता आजकल बड़ा ही उन्होंने एक कटाक्ष किया है समाज के अंदर कि ये जो रूप है अर्धनारी का, अर्धनारीश्वर, अर्धनारी का जो रूप है ये मुझे कहीं देखने को नहीं मिलता। क्लियर है, इसमें स्त्रियों के लिए अलग प्रावधान है और पुरुषों के लिए अलग प्रावधान है। क्लियर है, इंसान जो है, व्यक्ति जो है वो स्त्रियों के कार्य करने में अपने आप को हीन समझता है। क्लियर है, और महिलाएं पुरुष का काम करने में थोड़ा सा सकुचाती हैं। ऐसा आज भी संसार के अंदर मौजूद है। तो वही कह रहे हैं कि भैया आज मुझे देखने को नहीं मिलता है सब, इसलिए वे क्षुब्ध हैं। उनका मानना है कि संसार में सर्वत्र पुरुष और स्त्री हैं। क्लियर है, सभी स्त्री और पुरुष उनकी नज़र में एक समान हैं। वे कहते हैं कि नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगेगा। लोग क्या कहेंगे कि तुम बाहर जाके काम कर रही हो, तो पुरुषों के काम है, ये से केवल पुरुष कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते भाई? और अगर मैंने ये कर लिया तो मेरे, है ना, लोग बुरा भला कहेंगे। क्लियर है, पुरुष के गुण अगर सीख लिए तो नारीत्व मेरे स्त्री होने पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि अरे तुम पुरुष के काम करते हो। क्लियर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार पुरुष समझता है कि स्त्रियोचित गुण अपनाकर वह स्त्रैण जो हो जाए वो हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है लोग ये कहेंगे कि भाई ये औरतों वाले काम क्यों कर रहा है। क्लियर हो गया
बात समझ में आ गई, जबकि दोनों एक समान हैं। क्लियर है। अगर स्त्री वाले काम अगर कोई व्यक्ति करता है, अगर कोई पुरुष करता है, तो उसके पौरुष में बढ़ोतरी होगी, यानी कि वो पूरा पूर्ण रूप से, है ना, एक पुरुष कहलाएगा। एक पल भी जो है उसके सम्मान में कमी नहीं आई। क्लियर है। और इस विभाजन से दिनकर जी बड़े दुखी हैं कि भाई लोगों ने सब कुछ बांट दिया है, स्त्री का काम अलग है और पुरुष का काम अलग है। और यही नहीं, भारतीय समाज को जानने वाले 3 बड़े चिंतकों, कौन? रविंद्रनाथ, प्रेमचंद और प्रसाद, ये के चिंतन से भी बहुत दुखी हैं। 3 बड़े चिंतकों में शुमार किए जाते हैं रविंद्रनाथ, प्रेमचंद और प्रसाद जी, है ना। इनके चिंतन से बड़े दुखी हैं। दिनकर मानते हैं कि यदि ईश्वर ने आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा नहीं किया तो हम कौन होते हैं आपसी गुणों को बांटने वाले। जब भगवान ने सूरज और चांद बनाए और उसे बनाने में भेदभाव नहीं, किसी तरीके का कोई बंटवारा नहीं किया, क्लियर है, तो हम कौन होते हैं स्त्री और पुरुष का बंटवारा करने वाले। कि भाई आप स्त्रीत्व के गुण लिए हैं और आप पुरुष के गुण हैं, तो भैया हमें ही तो बांटा है। क्लियर है। ऊपर वाले ने तो एक ही बनाया है। क्लियर है। वे नारी के पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास बताने के संदर्भ में कहते हैं कि पुरुष वर्चस्ववादी तरीके अपनाकर नारी को गुलाम बना लिया है। नारी को, क्लियर है, कहते हैं ना, पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पर पुरुषों का वर्चस्व है, कहीं पर चले जाओ पुरुष पुरुष पुरुष। क्लियर। तो इस तरीके से, एक तरीके से आप देखा जाए तो नारी को गुलाम बना लिया है। गुलाम बना लिया इन द सेंस कि स्त्री केवल और केवल घर के कामकाजी काम करने के लिए है। बात समझ में आ गई। मैं घर में बाहर जाता हूँ, कमा के लाता हूँ, है ना, एक अलग रॉब होता है। क्लियर। तो स्त्री इस तरीके से कैद कर दी गई है, यानी कि गुलाम। और जब कृषि व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा, यानी कि ये शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई जब कृषि व्यवस्था का आविष्कार हुआ। शुरुआत में जंगलों में रहते थे, वन कंद फूल खाते थे, इधर उधर भटकते थे। धीरे 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 आग का आविष्कार हुआ, खेती का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस। तो भाई जब खेती का आविष्कार हुआ तो लोगों ने एक धारणा बना ली कि भाई आप घर का काम करो, स्त्री जो है वो घर का काम करेगी, और खेतों पर जो है वो केवल पुरुष काम करेंगे। यहाँ से स्त्री और पुरुष के अंदर भेद चालू हुए। क्लियर है। और यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई कि ये महिला करेगी और ये पुरुष करेगा। क्लियर है। और धीरे 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 समाज में पुरुष का वर्चस्व स्थापित होता चला गया। नारी पराधीन होकर अपने समस्त मूल्य भूल गई। नारी की अपनी इंपॉर्टेंस क्या है ना। नारी की अपनी एक वैल्यू है, नारी का अपना एक स्वभाव है। क्लियर है। नारी के अपने एक विचार हैं। नारी उन सब चीज़ों से अनभिज्ञ हो गई और इन गुलामों की जंजीरों में बंधकर वो, है ना, अपना सब कुछ जो है भूलती चली गई। अपने अस्तित्व को ही खत्म कर लिया, अपने अस्तित्व की अधिकारिणी भी नहीं रही। यानी कि क्या है ना, शादी से पहले नारी को क्या है, माँ बाप के नाम से जानते हैं। नारी को शादी के बाद पति के नाम से जानते हैं। नारी का खुद का अस्तित्व क्या है? शादी से पहले क्या, वो इनकी लड़की है, इनकी बेटी है, और शादी के बाद वो इनकी बीवी है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई। नारी का खुद का वर्चस्व क्या है, आपकी खुद की पहचान क्या है, जो कि कहीं ना कहीं खो गई इस समाज के अंदर। और उसे लगने लगा कि मेरा अस्तित्व पुरुष को होने से है, और उसे धीरे 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 लगने लगा कि मेरा जो अस्तित्व है मेरे हस्बैंड से है, यानी कि स्त्री का अस्तित्व जो है पुरुष से है, ऐसा स्त्री को एहसास होने लगा। क्लियर है। समाज ने भी नारी को भोग्य समझकर उसका उपभोग खूब किया। यानी कि समाज ने क्या किया, नारी को केवल और केवल भोग की विषय वस्तु जो है वो समझ लिया। वसुंधरा भोगियों ने नारी को आनंद की खान मानकर उसका जी भर उपभोग किया है। दिनकर मानते हैं कि नर और नारी एक ही द्रव्य की डली की 2 प्रतिभाएं हैं। क्लियर है। दिनकर जी कहते हैं कि भाई एक ही द्रव्य की डली की 2 प्रतिभाएं हैं, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है,
वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। जिसको पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, उसमें नारी का भी जो है अपना एक अलग किरदार है, अपना एक अलग रोल है, और वो कर्म क्षेत्र नारी का भी हो सकता है। क्लियर है? इसमें कॉपीराइट नहीं कि ये केवल और केवल ये सिर्फ और सिर्फ ये पुरुष ही करेगा, नहीं। अतः अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी कि भैया जिस पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे, बल्कि यह है कि प्रत्येक नारी में भी पौरुष का स्पष्ट अभाव हो। यानी कि कहने का मतलब है, इसके भाव क्या हैं? इसके भाव क्या हैं? इसके भाव सिर्फ इतने से हैं कि भैया हमको बंटवारा नहीं करना है। क्लियर है? व्यक्ति के, पुरुष के मन में अगर स्थित्व के भी भाव आ जाएं तो वो पूर्ण रूप से, क्लियर है, वो पूर्ण हो जाता है। और इसी तरीके से स्त्रीत्व के मन में भी पुरुष के भाव अगर आ जाएं, अगर वो पुरुष के भी कार्य करना चाहे, पुरुष जिस समाज में है, जिस कार्य को कर रहा है, उसको स्त्री भी कर सकती है। ऐसे भाव अगर आ जाएं तो वो दोनों ही पूर्ण रूप से अधूरे जो थे वो पूर्ण हो जाते हैं। चलो भाई, क्लियर हो गया? तो इसी के माध्यम से बताया गया है। और अर्धनारीश्वर की अगर बात करी जाए तो भगवान शिव के रूप में अगर आप देखो, क्लियर है, भगवान शिव से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। क्लियर है? भगवान शिव अर्धनारी का जो रूप लिए हुए थे, और इससे हमें क्या समझ में आता है कि उनके अंदर नर भी हैं, उन्हीं के अंदर नारी भी हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब व्यक्ति के अंदर स्त्री के, एक पुरुष के अंदर स्त्री के भाव आ जाएं तो वो पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाता है, और स्त्री के अंदर अगर पौरुष के भाव आ जाएं तो ये दोनों अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। क्लियर हो गया? यही बताया गया है इस पाठ के माध्यम से। चलो आगे बढ़ें। तो कुछ प्रश्न और उत्तर हैं और जिनके माध्यम से हम समझेंगे। और वो क्या है? पहला प्रश्न ये है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती, अगर संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं होता। क्लियर है? कुंती और गांधारी के बीच में अगर संधि की वार्ता हुई होती तो भाई निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि महाभारत नहीं होता। तो लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखना है आप। लेखक कह रहा है कि भाई कुंती और गांधारी में अगर संधि होती तो महाभारत ना होती। तो उत्तर में क्या लिखना है? रामधारी सिंह दिनकर, लेखक नारी के गुण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता नारी के गुण हैं। दया, धर्म नारी का गहना है। स्त्रीत्व के अंदर है ना, दया के भाव, सहिष्णुता के भाव कूट कूट के भरे होते हैं, और ये नारी के गुण हैं। और इस गुण के कारण नारी विनम्र और दयावान होती है। स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा नम्र होती हैं, विनम्र होती हैं, दयावान होती हैं, है ना। एक बार को पुरुष जो होता है वो कठोर मन से बड़े कठोर फैसले ले लेता है, लेकिन स्त्री इतने कठोर फैसले नहीं ले पाती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विनम्रता के भाव होते हैं, उसके अंदर, है ना, उसके अंदर दया के भाव होते हैं। वो चाह कर भी वो इतने कठिन फैसले नहीं ले पाती जितने पुरुष लेता है। पुरुष लड़ाई एक बार को अगर देखा जाए तो जहाँ लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पुरुषों की वजह से लड़ाई हो रही होती है, वहीं अगर स्त्री अपना विवेक, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे तो वहाँ लड़ाई शांत कर सकती है। वहाँ हो सकता है लड़ाई ही ना हो। क्लियर? वही बताया गया इस महाभारत के अंदर। अगर संधि अगर होती कुंती और गांधारी के बीच में तो शायद महाभारत नहीं होती। क्लियर हो गया? अब इस गुण का अच्छा पक्ष यह है कि यदि पुरुष इन गुणों को अंगीकार कर ले, अभी विनम्रता, दयावान, है ना, ये क्या है? ये स्त्री के गुण हैं। अब इसका सबसे बड़ा अगर बात करी जाए तो इसका पक्ष क्या है? सबसे बढ़िया पक्ष क्या है कि अगर इन गुणों को पुरुष धारण कर ले, अगर इन गुणों को पुरुष धारण करे, है ना, इन गुणों को अंगीकार कर ले, तो भैया अनावश्यक विनाश से बचा जा सकता है। क्लियर है? क्योंकि मनुष्य क्या करता है? व्यक्ति गुस्से में आ जाता है, बहुत जल्दी ही व्यक्ति जो है क्रोध में आ जाता है, और क्रोध में बुद्धि और विवेक का जो सहारा लेना होता है वो भूल जाता है कि मैं क्या हूँ, क्या कर सकता हूँ,
क्या नहीं कर सकता हूँ। वो क्या गुस्से में, क्रोध में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें खराब कर लेता है। क्लियर हो गया? बहुत सारी चीज़ें क्रोध में, गुस्से में खराब हो जाती हैं। और ये कहते नहीं है, फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। क्लियर है? थोड़े समय के बाद हमें पता चलता है कि अगर थोड़ा सा कंट्रोल किया होता मैंने अपने गुस्से पर, थोड़ा सा अगर कंट्रोल किया होता तो शायद मैं ये जो दुख दर्द कष्ट मेरे जीवन में आए हैं, शायद मेरे जीवन में ये कष्ट ना आते। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? तो ये गुण अगर, अब ये क्या है, ये स्त्रीत्व के गुण हैं और पुरुष इनको धारण कर ले तो वो क्या है, पूर्ण हो जाता है। क्लियर है? उसके पौरुष में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है। क्लियर हो गया? चलो, पुरुष सदियों से अपने आप को शक्तिशाली मानता आया है, पावरफुल मानता आया है। बिल्कुल सही बात है। सदियों से पुरुष अपने आप को शक्तिशाली मानता आया है और उसने नारियों को घर की चार दीवारी में सीमित कर दिया है। क्लियर हो गया? कहते नहीं है, पुरुष प्रधान देश है हमारा ये, जहाँ पुरुषों को आज़ादी है बिना रोक टोक आने की, जाने की, है ना, कुछ भी करने की, किसी भी तरीका डिसीजन लेने की। क्यों? क्योंकि वो पुरुष है। और महिलाओं को कर दिया है चार दीवारी के अंदर कि तुम घर संभालो, बच्चे संभालो, कपड़े धो, पोछा लगाओ, झाड़ू पोछा लगाओ, बस यही तुम्हारा काम है। तो चार दीवार, यानी कि प्रतिभा संपन्न होने के बाद भी, सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी आपने बहुत सारे ऐसे केस देखे होंगे कि लोगों ने अपनी बच्चियों को ग्रेजुएशन कराया, पोस्ट ग्रेजुएशन कराया, डॉक्टरेट कराया, है ना, और जितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां थी वो दी, और शादी के बाद लड़की क्या कर रही है, सिर्फ किचन में काम कर रही है। तो प्रतिभा किचन की चार दीवारी में कैद होकर रह गई। क्लियर है? चलो, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन असीमित। घर का जीवन क्या है, चार दीवारी में कैद हो आप। क्लियर है? क्लियर हो गया? उसी घर के अंदर रहना है, वहीं खाना है, वहीं पीना है, वहीं सोना है। क्लियर हो गया? घर से बाहर कदम नहीं रखना है। और बाहर की दुनिया असीमित है, कहीं भी आ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? तो घर की दुनिया क्या है, सीमित है और बाहर का जीवन असीमित है। निस्सीम होता गया पुरुष, इतना कर्कश और कठोर हो उठा कि अपना रक्त बहाते समय कुछ नहीं सोचता कि क्या होने वाला है। बात बात पर लड़ाई झगड़े, तलवार भाला, है ना, शुरुआत से चला आ रहा है और आज तक आधुनिक हथियारों ने ले दिया है, बंदूक, एटम बम। क्लियर हो गया? है ना? तो बात बात में खून बहाने से व्यक्ति जो है नहीं डरता। क्लियर हो गया? बड़ा ही कठोर है। और भाई, स्त्रियों के गुण दया, माया, सहिष्णु और वीरता, पुरुषों के गुण पौरुष इत्यादि इनके विपरीत हैं। यानी कि पुरुष बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। पुरुष के गुण अलग हैं, स्त्रियों के गुण अलग हैं। अगर पुरुष के अंदर स्त्रियों के गुण आ जाएं तो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं और बहुत सारा काम ऐसा जो है अनैतिक कार्य हैं उनसे बचा जा सकता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो भाई, तो मनुष्य के गुण यानी कि पुरुष के गुण स्त्री से अलग है, भिन्न है। चलो, अतः लेखक कह रहा है कि ये वार्ता यदि कुंती और गांधारी के बीच होती तो ये महाभारत नहीं हुआ होता। पुरुष में क्रोधादि गुण होते हैं जिसमें समर्पण के बदले अहम का भाव अधिक होता है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? अगर कोई व्यक्ति किसी की बात मान लेता है तो सामने वाले पुरुष के अंदर क्या आ जाता है, हमें अहम आ जाता है, देखा मेरे आगे झुक गया। क्लियर हो गया? बहुत जल्दी अहम के भाव प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति कहता है झुकना पसंद नहीं है। कहते हैं सर कटा लूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, सॉरी नहीं बोलूँगा, है ना। और सॉरी बोलने से बहुत सारी, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ना होती, लेकिन व्यक्ति कोर्ट कचहरी, थाने, दरबार सब कुछ करने के लिए जो है लालायित हो जाता है, करता है, पैसा फूंकता है, समय बर्बाद करता है, लेकिन अहम सॉरी नहीं बोलूँगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? जबकि इसके विपरीत स्त्री एक बार को उसके मन में दया आ जाती है ना, क्षमा आ जाती है, कहता नहीं छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो रहने दो।
क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो समर्पण के बदले अहम का भाव अधिक होता है पुरुषों के अंदर। दुर्योधन के अहम के कारण ये महाभारत हुआ। दुर्योधन को अहम था, दुर्योधन का घमंड था। दुर्योधन ने क्या बोला था कि 1 इंच जमीन नहीं देंगे तुम्हें। क्लियर है बात, सुई के बराबर, सुई के बराबर 5 गांव मांगे थे पांडवों ने बस, लेकिन उसने बोला था सुई के बराबर भी मैं जो देने के लिए तैयार नहीं। क्लियर हो गया, क्या है ये, अहम ही तो है, घमंडी तो है। अरे भाई इतना बड़ा साम्राज्य है, 5 गांव दे दिए होते तो क्या दिक्कत थी, वो 5 गांव में भी गुजारा कर लेते, लेकिन नहीं। क्लियर, तो अहम के कारण हुआ। वहीं पे अगर कुंती और गांधारी अगर आपस में मिलकर वार्तालाप करते, बैठते, समझाते एक दूसरे को, तो शायद ये महाभारत नहीं होता। चलो पहला प्रश्न। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाई अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होती, आज इसकी क्या सार्थकता है। तो उत्तर में क्या लिखना है, इसकी कल्पना क्यों की गई और आज इसकी सार्थकता क्या है, आज के दौरान में इसका क्या महत्व है। तो उत्तर में लिखना है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का काल्पित रूप है। क्लियर, मैंने कि जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि जब हम अर्धनारीश्वर की बात करते हैं तो भगवान शिव की आकृति हमारे सामने मौजूद हो जाती है। आप देख लोगे, आंखें बंद करोगे तो आराम से अर्धनारीश्वर का नाम लोगे तो भगवान शंकर की तस्वीर आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। बहुत सारे घरों में टंगी होगी। आधा नारी का रूप है और आधा पुरुष का रूप है। क्लियर है, तो वही बताया गया है, शंकर पार्वती का काल्पनिक रूप है। अर्धनारीश्वर के द्वारा स्त्री और पुरुष के गुणों को एक एक कर यह बताया गया है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से जैसे पति और पत्नी ये 2 शरीर हैं, लेकिन पति और पत्नी को इस तरीके से सामंजस्य बिठाना चाहिए कि पति को अपनी पत्नी का आदर करना चाहिए और स्त्री को भी अपने पति का सम्मान करना चाहिए। यानी कि दोनों को, 2 जिस्म अलग अलग तो हैं लेकिन एक होकर काम करना चाहिए। क्लियर है, हर स्त्री का अपना एक मान होता है, सम्मान होता है, जिसका पूरा आदर करना चाहिए, पति का धर्म होता है। क्लियर हो गया, क्लियर है, इसीलिए कहा गया है अर्धनारीश्वर। क्लियर हो गया, चलो भाई। अब इसी के बाद में अगर बात करी जाए, उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, यानी कि अर्धनारीश्वर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि भैया नर नारी पूर्ण रूप से समान है और उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष कतई नहीं हो सकते। एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, तिरस्कार नहीं होना चाहिए, है ना, ग्लानि नहीं होनी चाहिए, है ना, अहम नहीं होना चाहिए। अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादाहीन नहीं बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि हो जाती है, उनकी मर्यादा पर कोई आंच नहीं आती है। अगर स्त्रीत्व वाले गुण आ जाएं अगर किसी पुरुष के अंदर, उनकी मर्यादा में कोई कमी नहीं आती है, वो पूर्ण हो जाते हैं। और आज इसकी ज़रूरत इसीलिए है कि पुरुष समाज वर्चस्ववादी है। आज की डेट में कहते नहीं, पुरुषों का वर्चस्व है। क्लियर है, लेकिन ये मिथ टूट रहा है धीरे धीरे। क्लियर हो गया, तो भाई आज के सिनेरियो में इसकी सख्त ज़रूरत है। पुरुष समाज वर्चस्ववादी है और उसने वो समझ रखा है कि पुरुष में स्त्रियोजित गुण आ जाने पर स्त्रीत्व हो जाता है। यानी कि अगर किसी पुरुषों में स्त्री के गुण आ जाएं तो वो स्त्रीत्व हो जाता है, ऐसा कदापि नहीं होता। उसी प्रकार स्त्री समझती है कि भैया पुरुष के गुण सीखने से उसके नारित्व में बट्टा लग जाएगा, है ना, ऐसा नहीं होता। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें, चलो। इसी प्रकार पुरुष के गुणों के बीच इस एक प्रकार का विभाजन हो गया है। पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन है तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को बह लगता है। क्लियर, ये जो खाई है इसको एक लाइन खींच दी गई, इस लाइन से पार जाना, इसका मतलब लोगों को डर लगता है कि भाई लक्ष्मण रेखा अगर पार कर ली तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। क्लियर है, मेरी स्त्रीत्व होने पर जो है क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, बट्टा लग जाएगा। इसी तरीके से पुरुष सोचता है मेरे पौरुष में जो है कमी आ जाएगी। नहीं, क्लियर हो गया।
और इसीलिए भाई अर्धनारीश्वर की ज़रूरत है आज की डेट में। क्लियर है? स्त्री और पुरुष दोनों मिलजुल कर काम करें तो भाई अपने घर को, अपने समाज को, अपने लोगों को बहुत कुछ दे सकते हैं। क्लियर है? और अपने राष्ट्र को भी बहुत कुछ प्रोवाइड करा सकते हैं। संसार में पुरुषों के समान ही स्त्रियां हैं और जिस प्रकार पुरुषों को सूर्य की धूप पर बराबर अधिकार है, उसी प्रकार नारियों का भी ये अधिकार है। क्लियर है? तो भैया नर और नारी, पुरुष और स्त्री अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही। क्लियर हो गया? पुरुष ने नारी को षड्यंत्रों के जरिए उसे अपने अधीन कर रखा है। क्लियर है? पुरुष प्रधान देश है और इसने अपने षड्यंत्र इस तरीके से गठित किए हैं कि लोगों की मेंटेलिटी हो गई है कि स्त्रियां घर तक सीमित रहेंगी और पुरुष बाहर काम करेंगे। क्लियर है? चलो भाई, दिनकर इस पुरुष वर्ग एवं स्त्री वर्ग को समझाना चाहते हैं कि भैया नारी नर पूर्ण रूप से एक समान है। जो कार्य स्त्री कर सकती है वो कार्य पुरुष भी करे तो इसमें कोई तुच्छ नहीं है, छोटा नहीं है, उसके सम्मान को कोई ठेस नहीं है। और जो कार्य अगर पुरुष कर रहा है उस कार्य को बड़े ही सम्मान के साथ स्त्री भी कर सकती है। तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक समान है। पुरुष यदि नारियों के कुछ गुण अपना ले तो अनावश्यक विनाश से बच सकता है। क्लियर है? जैसे कि उसके अंदर दया का भाव आ जाए। क्लियर है? कहाँ पर बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। क्लियर है? क्षमा, दया, है ना, करुणा, तो ये सब क्या है? ये स्त्रीत्व के गुण हैं। अगर ये आ जाए तो बहुत सारे अनावश्यक जो विनाश के कारण बनता है जो पुरुष, उससे बचा जा सकता है। क्लियर हो गया? चलो, और नारी पुरुषों के गुण अपना ले तो भय से मुक्त हो सकती है। क्लियर है? इन लड़की को क्या लगता है कि मैं अबला हूँ, जब कोई मुझे बचाने आएगा, जब कोई मुझे बचाने आएगा, है ना, तभी मेरी लाज बचेगी। लेकिन आपको याद होना चाहिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। क्लियर है? जिसने अपने प्राणों की बलि दे दी हंसते हंसते। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? यानी कि एक स्त्री को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसी पुरुष पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। क्लियर है? स्त्री घर में रोटी बना सकती है लेकिन वक्त आने पर, है ना, लोगों को अगर बात अपने अस्तित्व पे आ जाए तो वो खूंखार हो सकती है, चंडी बन सकती है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो भाई, अब बात करें, इसीलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई। इसको बिल्कुल कवि ने जो है, लेखक ने बिल्कुल एकदम चरितार्थ किया है। आज के दौर में इस अर्धनारीश्वर रूप की सख्त जरूरत है हर किसी व्यक्ति को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रविंद्रनाथ प्रसाद प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं? तो उत्तर में क्या लिखना है? रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन में दिनकर असंतुष्ट इसलिए हैं कि भैया वे अर्धनारीश्वर रूप से उनके चिंतन में कहीं प्रकट नहीं हुआ है। अर्धनारीश्वर इनके चिंतन में कहीं भी प्रकट नहीं हुआ है, बल्कि नारी को नीचा दिखाने, उसे अधीन करने की ही यहाँ पर बात कही गई है। इसलिए असंतुष्ट है और रुष्ट है। और दिनकर मानते हैं कि अर्धनारीश्वर की कल्पना से इस बात के संकेत हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। नर नारी पूर्ण रूप से समान है और उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। दिनकर पाते हैं कि ये सृष्टि रविंद्रनाथ के पास नहीं है। वे नारी के गुण यदि पुरुष में आ जाएं तो भैया उसको दोष मानते हैं। क्लियर है? रविंद्रनाथ की बात हो रही है। नारियों को कोमलता ही शोभा देती है। वे कहते हैं कि नारी यदि नारी है हृदय की, होई वे कर्म कीर्ति वीर बल शिक्षा दीक्षा तार, अर्थात नरों की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। क्लियर है? इसीलिए इनके चिंतन से दिनकर जी असंतुष्ट है। कर्म कीर्ति वीरबल और शिक्षा दीक्षा से लेकर वो क्या करेगी भाई? प्रेमचंद कहना है कि भैया पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है
तब वह राक्षसी बन जाती है। तो राक्षसी शब्द का जो इस्तेमाल किया है ये गलत बताते हैं। एक महिला के लिए, एक स्त्री के लिए, है ना, राक्षसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसीलिए लेखक असंतुष्ट है। और इसी प्रकार प्रसाद जी की यहाँ के विषय में कहा गया है कि भैया इड़ा वो नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं। तो निष्कर्ष निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी के पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते हैं। क्लियर है? तो इन लेखकों के ये चिंतक जितने भी हैं, इनसे वो क्या करते हैं, इनसे मतभेद हैं, असंतुष्ट हैं। नारियों के प्रति इस तरह के भाव 3 बड़े चिंतकों को शोभा नहीं देते, ऐसा लेखक बताते हैं, ऐसा दिनकर बताते हैं। और इसीलिए दिनकर इनके चिंतन से दुखी हैं। नारी संसार में सर्वत्र नारी है और पुरुष पुरुष। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तो भाई बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। क्लियर हो गया? चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? क्या ऐसा कहना उचित है? तो उत्तर में लिखना है, स्त्री को अहेरिन, नागिन, जादूगरनी कहने के पीछे पुरुष की मंशा खुद को श्रेष्ठ साबित करने की है। कहते नहीं है ये तो जादूगरनी है, ये तो नागिन है। क्लियर है? तो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो स्त्रियों पर कटाक्ष किया जाता है। इसके पीछे मंशा क्या है? इसके पीछे मंशा है कि भैया पुरुष अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता है, सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही घर चलाता हूँ, मेरे बिना इसकी स्त्री यानी तुम्हारा अस्तित्व बेकार है, मेरे बिना तुम अधूरी हो। तो ये क्या है? पुरुष अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए इसको जादूगरनी, नागिन, पता नहीं कौन कौन से दंश भरे शब्दों से जो देखने का काम करता है, बोलने का काम करता है। तो पुरुष की मंशा है खुद को श्रेष्ठ साबित करने की, और ऐसा करके पुरुष अपनी दुर्बलता को भी छिपाता है। ऐसा करके पुरुष अपने आप को श्रेष्ठ साबित नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी दुर्बलता को छिपा रहा है, अपनी दुर्बलता छिपा रहा है। साथ ही वो नारी को दबा कर रखने के लिए भी ऐसा करता है। क्लियर है? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आपने देखा होगा कि भाई स्त्री को दबा के रखो, स्त्री को दबा के रखो, अगर बाहर जाएगी तो भैया क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब है ओवरऑल जितनी भी चीज़ें अगर बात की जाए, अलग फिर टॉपिक कहीं और चला जाएगा। तो आप एक ही चीज़ है कि भाई स्त्री को दबा के वर्षों से चली आ रही है प्रथा, महाभारत काल से लेके आज तक ये है, और आगे भी इसके ऊपर आवाज़ बहुत सारे लोगों ने उठाई, लेकिन आज भी जो है, हालांकि पहले से काफ़ी बेटर है, बट जो है इस पुरुष प्रधान समाज में आज भी नारियों को दबाकर रखा जाता है। यही सच्चाई है। इसे जितनी जल्दी आप मान लें ये आपके लिए उचित है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलो भाई, ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे नारी के हृदय को ठेस पहुंचती है। भाई मन आपका भी, आपको कोई चोट पहुंचाए, आपको दुख होता ही नहीं होता है, दर्द होता ही नहीं होता है, तकलीफ होती ही नहीं, आपसे कुछ अपशब्द बोल दिए जाएं, आपको गुस्सा आता ही नहीं आता है। तो क्या स्त्री को गुस्सा नहीं आता है? क्या उसका मन नहीं है? क्या उसका कोई अस्तित्व नहीं है? है ना? है ना? तो उसके भी मन को ठेस पहुंचती है, उसके भी भाव हैं। कहते हैं इसकी स्त्री के मन को प्रेम के साथ जीता जा सकता है। क्लियर हो गया? है ना? उसके मन को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, स्त्री को सम्मान देना चाहिए, प्यार देना चाहिए। क्लियर हो गया? वैसे भी नारी आदरणीय है और श्रद्धा के योग्य है। क्लियर? जिस तरीके से हम अपनी माँ को रेस्पेक्ट देते हैं, अपनी बहन को रेस्पेक्ट देते हैं, है ना? बहुत सारे लोग हैं इसमें इसको सही भी मानते हैं, गलत भी मानते हैं। माँ तो हमेशा ही कहते नहीं है, माँ बाप का जो
कर्ज है व्यक्ति जीवन में कभी नहीं उतार सकता। क्लियर है? तो माँ जो स्त्री जो है वो पूजनीय मानी गई है, आदरणीय मानी गई। और हमारी संस्कृति में अगर बात करी जाए तो यहाँ कन्या पूजन होता है नहीं होता है? क्लियर है? लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 9 दुर्गों नवरात्रों तक ही रहता है, और उसके बाद अगर आप समाज में जाओगे तो उसी स्त्री की पिटाई भी होती है। नहीं होता है? तो एक तरफ तो हम कन्या पूजन करते हैं, स्त्री को सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, पूजनीय मानते हैं, और दूसरी तरफ उसी स्त्री की पिटाई करते हैं। तो इसी सभ्य समाज के अंदर हो रहा है। क्लियर है? ये दोगली राजनीति नहीं चलेगी, ये दोगलापन नहीं चलेगा। क्लियर हो गया? सम्मान देना पड़ेगा, आदरणीय है, पूजनीय है, श्रद्धा के योग है, समान अवसर देने पड़ेंगे, समाज में उसका भी बराबर का स्थान है, और इसलिए ऐसा कहना पूर्णतः गलत है। ये शब्द आपकी जुबान पर आना ही नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? उचित स्थान देना चाहिए, अपने साथ बराबर बिठाकर स्त्री का सम्मान करना चाहिए। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़े। चलो अगला है नारी के पराधीनता। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? तो नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा, और यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन विस्तृत हो गया, असीमित हो गया, जिससे छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन हो गई। और नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। क्लियर हो गया? चलो अगला प्रसंग स्पष्ट करना है। तो प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। और दूसरा क्या है? जिस पुरुष में नारित्व नहीं वो अपूर्ण है। अब व्याख्या कैसे करनी है? तो पहले का प्रस्तुत व्याख्यान पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर रचित निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई हैं। और प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि भैया जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लताएं फलती फूलती हैं, उसी तरह पत्नी भी पुरुषों का अधीन है, वो पुरुष के पराधीन है। और इस कारण नारी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है, उसकी कोई पहचान ही नहीं बची। क्लियर है? डिपेंड हो चुकी है वो पुरुष के ऊपर। उसके सुख दुख और प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण भी पुरुष की मर्जी पर हो गया है। उसका सारा मूल्य इस बात पे जा ठहरा है कि पुरुषों की इच्छा पर वह है। वृक्ष भी लताएं वृक्ष के चाहने पर भी अपना पर फैलाती है। और उसी प्रकार स्त्री ने भी अपने को आर्थिक पंगु मानकर पुरुष को अधीनता स्वीकार कर लिया, और यह कहने को विवश हो गई है कि पुरुष के अस्तित्व के कारण ही मेरा अस्तित्व है। क्लियर है? इस परवशता के कारण उसकी सहज सृष्टि भी छिन गई है, और जिससे दृष्टि भी छिन गई है, और जिससे यह समझती है कि वह नारी है, उसका अस्तित्व है। एक सोची समझी साजिश के तहत पुरुषों द्वारा वह पंगु बना दी गई, और इसीलिए वह सोचती है कि मेरा पति मेरा कर्णधार है, मेरी नैया वही पार लगाएगा, मेरा अस्तित्व उसके होने के कारण है। क्लियर है? वृक्ष लता को अपनी जड़ों से सींचकर उसे सहारा देकर बढ़ने का मौका देता है, और कभी दमन भी करता है। इसी तरह एक पत्नी भी इसी दृष्टि से अपने पति को देखती है। अब दूसरे का क्या लिखना है? वही सेम प्रस्तुत वाक्य हम पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई हैं। और निबंधकार दिनकर से कहते हैं कि नारी में दया है, माया है, सहिष्णुता है, भीरुता है, जैसे स्त्रियोचित गुण है, स्त्री के गुण हैं। इन गुणों के कारण नारी विनाश से बची रहती है। यदि इन गुणों को पुरुष अंगीकार कर ले या निर्धारण कर ले तो भाई पुरुष के पौरुष में कोई दोष नहीं आता, पुरुष नारीत्व से पूर्ण हो जाता है। इसीलिए निबंधकार अर्धनारीश्वर की कल्पना करता है, इसको सही मानता है पूर्ण रूप से, जिससे पुरुष स्त्री का गुण और स्त्री पुरुष का गुण लेकर महान बन सके। प्रकृति ने नर नारी को समान बनाया है, पर गुणों में अंतर है, गुणों में अंतर है। अतः निबंधकार नारीत्व के लिए एक महान पुरुष गांधी जी का हवाला देते हैं कि गांधी जी ने अंतिम दिनों में नारीत्व की ही साधना की थी। क्लियर हो गया? क्लियर है? अब आज चलते हैं भाई कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ। जी हाँ बच्चों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पहला प्रश्न है, दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है? दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है? काव्य है। कुरुक्षेत्र की जो रचना है क्या है? काव्य है, नाटक है, निबंध है या फिर उपन्यास है? ABCD। चलो उत्तर क्या है? का, यानी कि काव्य है। अगला क्या है? अगला है दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय किस विधा में है? क्या है ये? उपन्यास है, कहानी है, गद्य है या फिर काव्य है? चलो
समय समाप्त। उत्तर क्या है? गा। क्या? गद्य विधा। ये संस्कृति के 4 अध्याय, ये है गद्य विधा। अगला है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है इनमें से अर्धनारीश्वर, रोज, ओ सदा नीरा या फिर जूठन। तो भाई आप अर्धनारीश्वर पढ़ रहे हो तो ये इनकी रचना है। अगला क्या है? अगला है दिनकर जी किस सभा के सांसद थे? तो विधानसभा के थे, विधान परिषद के थे, लोकसभा के या फिर राज्यसभा के? तो दिनकर जी राज्यसभा सांसद। क्लियर हो गया? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई? चलो चलिए भाई, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी के साथ अपने इस पार्ट की समाप्ति होती है और मिलते हैं अगले अध्याय में एक नई एनर्जी के साथ और एक नए अध्याय के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त और आप बने रहो डाउटनेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।